नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त की। शरद यादव का पार्थिव शरीर भोपाल लाया गया है। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। शरद यादव का पार्थिव शरीर भोपाल लाया गया, जहां आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एयरपोर्ट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनको श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी है। पार्थिव शरीर को सड़क मार्ग से पैदल उनके पैतृक गांव ले जाया गया। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का 12 जनवरी 2023 को 75 साल की उम्र में निधन हो गया था। कार्डियक अरेस्ट होने के बाद उन्हें इलाज के लिए गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा उनके पैतृक गांव में। शरद यादव का पार्थिव शरीर भोपाल लाया गया है, जहां पर आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और उनके अंतिम संस्कार में कई दिग्गज शामिल होंगे। एयरपोर्ट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनको श्रद्धांजलि दी है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। शरद यादव का पार्थिव शरीर चार्टर्ड विमान के जरिए भोपाल पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक उनके पार्थिव देह को एयरपोर्ट से उनके पैतृक गांव आंखमऊ के लिए सड़क मार्ग से ले जाया जाएगा। वहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जब शरद यादव का पार्थिव शरीर भोपाल पहुंचा तो इस दौरान सीएम शिवराज सिंह, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह एयरपोर्ट पर ही मौजूद रहे, जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है अपनी। तो आज शरद यादव का पार्थिव शरीर भोपाल पहुंचा है, जहां पर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे जब उनका पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पर पहुंचा। और पैतृक गांव उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, जहां अंतिम दर्शन के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने से विपक्षियों के निशाने पर आए बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का अब नया बयान सामने आया। सुनिए पहले उन्होंने क्या कुछ कहा। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ, किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कोई महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। सशक्तिकरण क्यों करते हैं आप? पुरुष क्यों नहीं करते हैं? आप मानते हैं ना, आप सरकार में हैं, मानते हैं ना कि नारी जो है यही ना कमजोर है, क्यों उसकी जरूरत क्यों पड़ गई भाईजान? हजारों साल से जिन लोगों ने अपना एकाधिकार रखा, वो आज भी अपने एकाधिकार को सुरक्षित करना चाहता है। इसलिए महागठबंधन सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है कि नारी को हम सशक्तिकरण करें। अब इसका मतलब क्या हम तारें? बताइए, सशक्तिकरण का मतलब तारना होता है? आप तो लगता है कहीं से द्विजवाद पढ़ के आ गए, हमसे बहस कर रहे हैं। वहीं रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा है कि वो इस तरीके के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। रामायण में हीरा भी है, मोती भी है, कूड़ा भी है और कचरा भी। तिवारी ने कहा, अगर इस तरह की बात करेंगे तो रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है। मैं उसका व्यक्तिगत रूप से समर्थन नहीं करता हूं। इत्तेफाक इस मामले में रखते हैं जो इन्होंने दत्ता भाई ने कहा कि इसमें हीरा मोती भी है और कूड़ा कचरा भी है। लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि कूड़ा कचरा बहारने के चक्कर में हम लोग हीरा मोती नहीं बहारते। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं हूं। और हमको नहीं लगता है कि मामले में विचार हुआ है कि पार्टी जो है इसका समर्थन करेगी। ऐसा कहीं नहीं, कोई बात नहीं। घृणा फैलाने वाला पार्टी के अंदर जो है इस तरह का मेजर डिसीजन होता है। सुनिए, मेजर डिसीजन होता है। अमीर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपको मीटिंग में तय होना चाहिए। तेजस्वी भी रहे उस मीटिंग में कि हाँ भाई इस मामले में क्या तय ये होना चाहिए। ये सही बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया है 1970 में। उसी तरह से मान लीजिए चंद्रशेखर जी ये राय रखते हैं कि उसमें शूद्रों के बारे में, महिलाओं के बारे में
जिस तरह का बयान किया गया है, जिसको कूड़ा कचरा मानते हैं, उसका ही विरोध करने का इनको अधिकार है। लेकिन ये किसको अधिकार मिल गया है कि ये अपनी बात कहें तो उनका कह दे कि साहब जीप काटने के लिए 10 करोड़ का हम इनाम रखेंगे। ये घृणा और नफरत फैलाने वाले इत्तेफाक इस मामले में रखते हैं जो इन्होंने जगता भाई ने कहा कि इसमें हीरा मोती भी है। वहीं बलिया शहर से सटे काजीपुरा मोहल्ले में रेलवे की भूमि पर किए गए अवैध निर्माण और अतिक्रमण को रेलवे पुलिस की ओर से बुलडोजर चलाकर हटा दिया गया। इस दौरान जेसीबी से आधा दर्जन पक्के और कच्चे मकानों की 4 दीवारी को ध्वस्त कर दिया गया और भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया। वहीं रेलवे सुरक्षा बल की इस कार्रवाई से वहां रह रहे लोगों में खलबली मच गई। उनका कहना है कि सभी लोग ठंड में अपने आशियाने को बचाने के लिए अधिकारियों से गुहार लगाते रहे, लेकिन अवैध निर्माण हटाने के बाद ही रेलवे का ये बुलडोजर रुका, जिसके बाद उनके आशियाने टूट गए, वो बेघर हो गए हैं। बलिया मॉडल रेलवे स्टेशन के पूर्व स्थित काजीपुरा मोहल्ले में काफी दिनों से अतिक्रमण की खबरें सामने आ रही थी। कहा जा रहा था लोगों ने झोपड़ी और यहाँ पर पक्के मकानों का निर्माण कर रेलवे की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया, जिसके बाद रेलवे की तरफ से अब ये कार्रवाई की गई है, अतिक्रमण हटाओ। और इस दौरान करीब आधा दर्जन कच्चे और पक्के मकाने को ध्वस्त कर दिया गया। जिन लोगों के ये घर थे वो लोग गुहार लगाते रहे कि इस ठंड में कहाँ जाएंगे। अपने आशियाने को बचाने के लिए वो लगातार अधिकारियों से गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी और जितने भी अवैध निर्माण थे वो बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए गए। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता करुणेश पांडे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। करुणेश, रेलवे का अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है और कई पक्के और कच्चे मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। लोग गुहार लगाते रहे कि वो लोग गरीब हैं, कहां जाएंगे और इस ठंड में अपने बच्चों के साथ वो कहां जाएंगे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी और जो निर्माण थे उनको ध्वस्त कर दिया गया है। रेलवे ने यह अभियान तो चलाया, क्या यह अतिक्रमण हटाने से पहले इन लोगों को नोटिस दिया गया था? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अतिक्रमण तो लगभग हर विभाग अपना कार्रवाई करता है अतिक्रमण हटाने के लिए, लेकिन जो अभी रेलवे विभाग की तरफ से जो अतिक्रमण हटाने के लिए जो किया गया और रेलवे स्टेशन से ठीक पश्चिम साइड में एक काजीपुरा मोहल्ला है जहाँ पे कि कुछ लोग जो है रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर लिए थे। लगभग ये 20 मकान कच्चे पक्के मिल करके होंगे, जहाँ पर रेलवे ने बुलडोजर लगा करके कल उसको पूरा ध्वस्त कर दिया। करुणेश, कब से ये अतिक्रमण बताया जा रहा था, कब से लोग ये यहाँ पर रह रहे थे? जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनका ये कहना है कि हम लोग यहाँ से 2 से 3 पुश्त गुजर गई है। मतलब उन लोगों का कहना है कि हम लोग 100 बरस से ऊपर यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, 100 वर्षों से ऊपर से हम लोग उस मकान में रह रहे हैं, जहाँ पर रेलवे ने नोटिस तो दिया था, लेकिन अगर कहीं दूसरे जगह हम लोगों की व्यवस्था नहीं है, हम लोग के पास जमीन नहीं है, रेलवे को कम से कम या किसी मतलब सरकार को कहीं ना कहीं हम लोगों की रहने की व्यवस्था देनी चाहिए, उसके बाद इसको ध्वस्त करना चाहिए। जहाँ पर कि हम लोगों को जगह नहीं दी गई और सीधे जो है बुलडोजर लगा करके ध्वस्त कर दिया गया। और इतनी ठंडी है, इस ठंडी के मौसम में हम लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि हम लोग लेकर के कहाँ जाएं। करुणेश, जब ये अतिक्रमण हो रहा था तब रेलवे की नींद नहीं जागी। अब जब लोग 100 सालों से वहां पर रह रहे थे तब अचानक से इस तरीके से अतिक्रमण हटाओ अभियान चला दिया गया, लोगों के आशियाने पर बुलडोजर चला दिया गया। उन लोगों के लिए फिलहाल कोई व्यवस्था की गई है? अब बिल्कुल अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अभी सारे लोग वहां से निकल करके और इधर उधर अपना कहीं भी टेंट फेंट जो टेम्पररी व्यवस्था होती है उस तरह से डाल करके लोग अभी रह रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना है साफ तौर पर कि हम लोग जब हम लोग का आशियाना वहाँ पे बना था उस समय कोई रेलवे की तरफ से कोई नोटिस या कोई हम लोगों को नहीं बताया कि यहाँ पे नहीं रहना है। लेकिन जब हम लोग 100 साल से ऊपर वहाँ पे हम लोग गुजार दिए, कई पीढ़ियां गुजर गई, उसके बाद आज जो है रेलवे ने उसको बुलडोजर लगा करके पूरी मकान को ध्वस्त कर दिया, जिसको लेकर के काफी जो है वो वहाँ के जो गरीब हैं वो काफी परेशान है। वहाँ पे ये भी देखा गया कि एक जो वृद्ध है जो चल फिर नहीं सकता था, उसको घर के अंदर से लोग उठा करके बाहर ले आ रहे हैं और सियाने का क्या दर्द होता है उसकी आंखों में देखा गया, जहाँ पर कि उसके आंखों से आंसू छलक उठे। जी करुणेश, रेलवे के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? जमीन पर क्या रेलवे का कोई आशियाना बनाया जाएगा या कुछ भी विभाग की तरफ से कोई निर्माण यहाँ पर होना है जो इन लोगों के आशियाने उजाड़े गए हैं?
नहीं, रेलवे का ये कहना है कि जो जितनी भी रेलवे की जमीन है हम लोग उसको अतिक्रमण मुक्त करा रहे हैं। भले वहां पे कुछ बने न बने, लेकिन हम उसको बाउंड्री वाल करेंगे, उसको अपने अंदर उसको लेंगे, ताकि भविष्य में इस तरह के जो है लोग अतिक्रमण कर देते हैं ये नहीं करेंगे। और अतिक्रमण करने के बाद बार बार हम लोगों की परेशानी हो रही है, जो कि ये सब करना पड़ रहा है, और इस समय इस तरह को लेकर के काफी बवाल मच जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करुणेश इस अपडेट के लिए आपका। तो बलिया में रेलवे का अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है। अवैध निर्माण पर रेलवे का बुलडोजर चलाया गया है। आधा दर्जन से ज्यादा कच्चे और पक्के मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। यहां पर रहने वाले लोगों का कहना है कि वो पिछले 100 सालों से यहां पर रह रहे हैं। उनकी पुश्तें गुजर गई और अब अचानक से रेलवे ने उनको नोटिस थमा दिया। वो कहां जाएंगे? और प्रशासन के अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी और उनके निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया। हमारा नाम रामाशंकर राम है। अच्छा, कहाँ रहते थे आप? क्या हो रहा है? हम यहीं पर 3 पीढ़ी से आज गुजार रहे हैं। हमारा बाप भी गुजर गए, हमारा दादा भी गुजर गए, हम लोग भी यहाँ पर रहते हैं। रहना हम लोग का खाना पीना मुश्किल कर दिए हैं। रेलवे आज क्या कर रहा है? रेलवे उजाड़ रही है, कह रही है कि तुम लोग जाओ यहाँ से, हटो। हम लोग कहाँ जाएं? किसके पास जाएं? तो हम लोग सरकार से अनुरोध है कि हम लोगों को कहीं जीने खाने का रास्ता दे, और नहीं तो हम लोग का जहर देकर मार दे। सीधी सवाल है, हम लोग नहीं जीना चाहते हैं ऐसे इसी में। किसी तरह हम लोग बाल बच्चे लेकर ठंडी में अपना गुजारा कर रहे हैं। बट बाल बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? किसके दरवाजे पर जाएंगे? हैं? कोई नहीं हम लोग का सुन रहा। हमारा नाम रामाशंकर राम है। अच्छा, कहाँ रहते थे आप? क्या हो रहा है? हम यहीं पर 3 पीढ़ी से आज गुजार रहे हैं। हमारा बाप भी गुजर गए, हमारा दादा भी गुजर गए, हम लोग भी यहाँ पर रहते हैं। वहीं सांसद संतोष चौधरी के निधन से पंजाब कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ गई। विपक्षी दलों ने उन्हें एक सच्चा राजनेता बताया। पीएम नरेंद्र मोदी ने चौधरी को श्रद्धांजलि दी है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, सांसद संतोष सिंह चौधरी के निधन से बेहद दुख हुआ। उन्हें पंजाब के लोगों की सेवा करने के लिए याद किया जाता है। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसद संतोष सिंह के निधन पर दुख जताया है। ट्वीट कर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा है कि पंजाब के लोगों की सेवा करने के लिए उनके प्रयासों को हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। आपको बता दें, आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे सांसद संतोष सिंह, जहां पर अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने जांच के बाद कहा कि उनका निधन हो गया है। जिसके बाद पंजाब कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ गई है और सभी राजनीतिक दलों के सभी राजनेता शोक जता रहे हैं। श्रद्धांजलि दी गई है संतोष सिंह को। राहुल गांधी भी पहुंचे थे अस्पताल में उन्हें देखने के लिए और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है कांग्रेस सांसद के निधन से। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर एक तरफ जहां राजनीतिक शोर तेज हो गया है, वहीं कवि कुमार विश्वास ने भी शिक्षा मंत्री के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा, एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामकथा को विद्वेष और जहर फैलाने वाला ग्रंथ बताते हैं। कुमार ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी से अनुरोध किया है कि ऐसे व्यक्ति को संगठन और सरकार से बर्खास्त करें और माफी मांगने के लिए कहें। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम कथा को विद्वेष फैलाने वाला और जहर फैलाने वाला बताएं, और वो भी उस विश्वविद्यालय में जो ज्ञान का आदि स्रोत माना जाता है। हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा पुरानी ज्ञान पीठिकाएं हैं। वहाँ एक शिक्षा मंत्री दीक्षांत समारोह में ऐसी बातें बोलते हैं, अशोभनीय है। नीतीश कुमार जी बहुत समरस व्यक्ति हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ और मेरे प्रति उनका स्नेह भी है। और तेजस्वी भी मेरे भाई जैसे हैं, युवा नेता हैं, बिहार से बड़ी आशाएं हैं बिहार को उनसे। मैं उन दोनों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को अपने संगठन से, अपनी सरकार से बाहर करें, उन्हें दंडित करें या उन्हें क्षमा मांगने के लिए कहें। क्योंकि 2 बातें इसमें हैं कि एक तो या तो उन्होंने रामकथा ठीक से पढ़ी नहीं है,
और दूसरा, क्या वे किसी एक धर्म को, किसी एक मत को ही इतना सहिष्णु मानते हैं कि उस पर बोल सकते हैं? मैं सभी धर्मों की वरेण्य पुस्तकों का आदर करते हुए कहना चाहता हूं कि क्या वे किसी दूसरे धर्म की किसी मानद पुस्तक पर ऐसी बात कह सकते थे? और कहने के बाद मंत्री छोड़िए, क्या उनके बचे रहने की संभावनाएं बन सकती थी? कितना कष्ट। वहीं अलीगढ़ में दबंगों के बुलंद हौसले नजर आए हैं। दबंगों ने लाठी डंडों से एक घर पर अचानक हमला कर दिया। थाना सासनी गेट क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है पीड़ित परिवार। लाठी डंडों से दबंगों द्वारा हमला किया गया है एक घर पर, और इस हमले का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। थाना सासनी गेट का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां दबंगों की दबंगई देखी जा रही है। खुलेआम एक घर पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। जो परिवार है घर के अंदर वो बाहर नहीं आ पा रहा है डर की वजह से। तो दबंगों के बुलंद हौसले नजर आए हैं। किस तरीके से पुलिस प्रशासन से बेखौफ है दबंग, और उनमें न पुलिस का डर है न प्रशासन का कोई खौफ है। साफ साफ इसकी बानगी यहाँ पर देखी गई है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है दबंगों का, जिसमें वो एक घर पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं। पीड़ित परिवार घर के अंदर है, वो बाहर नहीं आ पा रहा है। अलीगढ़ के सासनी गेट क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दबंगों की दबंगई साफ देखने को मिल रही है। लाठी डंडों से घर पर हमला किया गया है दबंगों द्वारा। पीड़ित परिवार घर के अंदर फंसा हुआ है, वो बाहर नहीं आ पा रहा है डर की वजह से। लाठी डंडों से हमला करने का ये वीडियो दबंगों का सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही वायरल वीडियो है जिसमें दबंग लाठी डंडों से लैस होकर एक घर पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। पीड़ित परिवार घर के अंदर है, वो बाहर नहीं निकल रहा है डर के मारे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए अलीगढ़ से हमारे संवाददाता प्रदीप पुंडीर जुड़ गए हैं। प्रदीप, दबंगों ने लाठी डंडों से लैस होकर एक घर पर अचानक हमला कर दिया। पीड़ित परिवार घर के अंदर फंसा हुआ है, डर की वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। क्या कुछ मामला है, क्या वजह रही इस हमले के पीछे? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये मामला आपसी विवाद का था, और ये जो है थाना दिल्ली गेट क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर जो पहलवान लस्सी वाले हैं उनके घर के बराबर वाली गली का मामला है। कुछ दबंग थे पड़ोसी, आपसी कोई लेन देन का विवाद था। जब बातचीत करने के लिए आए तो एक परिवार ने दूसरे परिवार पर हमला कर दिया। आप देख सकते हैं वीडियो में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है किस तरह से भयानक माहौल है, कैसे दहशत का माहौल क्रिएट करके दबंगों ने वहाँ पे पत्थर बरसाए, ईंट बरसाई। पूजा बिल्कुल प्रदीप, वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कितने दहशत का माहौल है। पीड़ित परिवार अंदर है, बाहर नहीं आ पा रहा है। पुलिस को कोई तहरीर दी गई है पीड़ित परिवार की तरफ से? क्या कुछ कार्रवाई की गई है अब तक पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, पुलिस ने जो है मामले को दर्ज कर लिया है, और जो वीडियो में जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं सबको, इनमें से 2-3 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं, बाकियों की तलाश जारी है। और पीड़ित परिवार के लिए पुलिस ने पूरी सहायता के लिए बोला है कि किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता हो तो पुलिस जो है साथ में। प्रदीप, इस विवाद की वजह क्या सामने आ रही है? क्यों ये दबंग लाठी डंडों से लैस होकर किसी घर पर हमला कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो दबंग है ये पड़ोसी हैं, और एक नाली है, नाली की वजह से आपसी में विवाद हुआ। पहले 2 महिलाएं थी परिवार की, सुबह उनसे बातचीत हुई, सुबह कुछ हल्की फुल्की कहा सुनी थी। उसके बाद में शाम को जब ये लोग आए हैं, इनके परिवार वाले इकट्ठे हुए और पूरी तरीके से दूसरा जो पीड़ित परिवार है उसके घर पे जाकर उन्होंने दबंगी दिखाई और पत्थरबाजी की है। पूजा प्रदीप, क्या इस हमले में पीड़ित परिवार को कोई नुकसान भी पहुंचा है? किसी सदस्य को या किसी तरीके से कोई नुकसान भी पहुंचा है क्या? नहीं, बिल्कुल आप देख सकते हैं जिस तरह जो वीडियो है उसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पीड़ित परिवार ने दरवाजा ही नहीं खोला, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर वो दरवाजा खोलते तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चोट लगती, कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता था, बड़ा नुकसान हो सकता था, कोई बड़ा हादसा हो सकता था अगर दरवाजा खुलता तो शायद। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। वहीं अमरोहा में इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर्स को भारी पड़ गया है वीडियो बनाना, जिसमें जीआरपी पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हमने कुछ दिन पहले आपको ये वीडियो दिखाई थी जिसमें अपनी जान जोखिम में डालकर युवा बीच सड़क पर और रेलवे ट्रैक पर वीडियो बना रहे थे। पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया है और दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। तो अमरोहा की ये वीडियो है जहां पर युवक
कुछ लाइक्स के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। यूट्यूब पर फेमस होने के लिए रेलवे ट्रैक बीच सड़क पर स्टंटबाजी करते नजर आते हैं, वीडियो बनाते हैं। इंडिया वॉइस ने यह खबर भी आपको दिखाई थी, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया है। जीआरपी पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया और दोनों जो वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर्स थे, युवक थे, उनको हिरासत में लिया गया है, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। वहीं मकर संक्रांति पर इत्र नगरी कन्नौज के सुबह में ही खिचड़ी भोज की धूम नजर आई। यहां जगह जगह पर खिचड़ी और चाय वितरण का आयोजन किया गया। नगर के पूर्वी चायबास स्थित अन्नपूर्णा पेट्रोल पंप के पास सुबह से ही गंगा स्नान कर लौटने वाले श्रद्धालुओं के लिए खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। यहां सुबह से ही हजारों लोगों ने स्वादिष्ट खिचड़ी का स्वाद चखा। ठंड से बचाव के लिए खिचड़ी भोज कराने वालों ने चाय का भी इंतजाम किया था। वहीं बिजनौर में जेल में बंद एक बंदी की इलाज के दौरान मेरठ के अस्पताल में मौत हो गई। बिजनौर के शेरकोट इलाके में मजार पर तोड़फोड़ के मुख्य आरोपी की इलाज के दौरान मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो बिजनौर में जेल में बंद एक कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इसके बाद परिवार वालों को सूचित किया गया और उसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो बिजनौर से एक खबर है, जहां पर जेल में बंद एक कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई, परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे जेपीएस राठौड़ ने कहा, सरकार जिस तरह से रोजगार के क्षेत्र में काम कर रही है, आने वाले समय में एक नहीं, दो नहीं, तीन नौकरियों के लिए प्रति व्यक्ति को ऑफर मिलेगा। प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे जेपीएस राठौड़, जहां पर उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर अपना बयान दिया है और कहा है कि आने वाले समय में प्रति व्यक्ति को रोजगार ऑफर मिलेगा। और उनके पास 8% से ऊपर थी सरकार आने के बाद, जहां बेरोजगारी की दर 8% से ऊपर थी, अखिलेश जी छोड़ के गए थे, आज 2.9% रह गई है। और आगे आने वाले 4-5 सालों में इसी सरकार में हम ये बेरोजगारी दर को जीरो कर देंगे। और ये भी स्थिति हो सकती है एक नौजवान को 2-2, 3-3 नौकरियों की ऑफर रहे सरकार आने के बाद। वहीं बिजनौर चलते हैं वापस। बिजनौर में जहां जेल में बंद एक कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई, मेरठ के अस्पताल में उसको इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां पर उसकी मौत हो गई है। बिजनौर के शेरकोट इलाके में मजार में तोड़फोड़ के मुख्य आरोपी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मजार में तोड़फोड़ के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया गया था, जेल में बंद था। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जहीर अहमद जुड़े हुए हैं। जहीर, बिजनौर जेल में बंद एक कैदी की मौत हो जाती है, मजार में तोड़फोड़ के मामले में उसको गिरफ्तार किया गया था, जहां इलाज के दौरान जेल में उसकी मौत हुई है। 2022 का मामला है। बिजनौर के शेरकोट इलाके में 2 सगे भाइयों ने 3 मजारों में तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को जेल भेज दिया था। पिछले 1 हफ्ते से बताया जा रहा है कि जो कमाल नाम का मुख्य आरोपी है, उसकी तबीयत खराब थी। उसको 4 दिन पहले जिला अस्पताल से मेरठ हेल्थ सेंटर रेफर कर दिया गया था। सुबह आज उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। जेल प्रशासन का कहना है कि उसको हार्ट अटैक के चलते उसकी मौत हुई है। जी बिल्कुल, परिजनों को क्या कुछ कहना है? क्या वो मान रहे हैं कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है, या फिर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी परिवार वाले मेरठ गए हुए हैं, बॉडी आई नहीं है। बॉडी आने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा क्या पोजीशन है। और फिलहाल जो जेल प्रशासन है उनसे हमारी बात हुई है, उनका इतना ही कहना है कि हार्ट अटैक के चलते जिसको 1 हफ्ता पहले भर्ती कराया गया था बिजनौर के जिला अस्पताल है, वहां से 4 दिन पहले मेरठ रेफर कर दिया था, जहाँ पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जहीर, युवक को कब गिरफ्तार किया गया था? हाँ बिल्कुल, देखिए 25 जुलाई 2022 की घटना है और तभी अगले दिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों युवकों को एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिन्होंने मजार तोड़ा गया था। मजार तोड़ने के बाद वहां पर
जो है जो चादर वगैरह था उसमें आग लगा दी गई थी। पुलिस के द्वारा इन दोनों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई भी की गई थी और लगभग 7 महीने से जेल में बंद थे। जहीर, पुलिस की कार्रवाई पर यूपी में बड़े सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भी 1-2 मामले सामने आए हैं जहां पर पुलिस कस्टडी में कैदी की मौत हो जाती है। क्या यहां पर भी कुछ उसी तरीके की हालात बनते नजर आ रहे हैं? क्या पुलिस की कस्टडी में इसकी मौत हुई है, इसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था? बिल्कुल, देखिए जेल के अंदर ये बंद था तो विचाराधीन बंदी इसको कहते हैं, और क्योंकि जेल के अंदर लगभग 1100-1200 बंदी और भी बंद हैं। अब और लोग बीमार भी होते हैं, इसके चलते ये हो रहा है मामला, इसकी मौत हुई है। अब ये तो जांच का विषय है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि इसकी मौत का सही कारण क्या है। लेकिन फिलहाल जो है जेल के अधिकारियों का कहना यही है कि इसकी जो मौत हुई है वो उसके चलते हुए हार्ट अटैक के चलते। जी बहुत बहुत शुक्रिया जहीर इस अपडेट के लिए आपका। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।